थार का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप ही का स्टेटमेंट था। थार गाड़ी जो छोड़ने का क्या मतलब है? बुलेट मोटरसाइकिल सारे बदमाश इसी थे। थार देखिए स्टंट करेंगे, हमारा के एसीपी का बेटा था वाला गाड़ी चला दी उसके ऊपर। और बुलेट का भी जिक्र कर रहा हूँ, मेरा प्रोड्यूसर बार बार पीछे दिखा रहा है थार घूमते हुए, गोल गोल घूम रही है थार सर। तो ऐसे गोल गोल घुमाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हमारा भौकाल है कि सड़क पर हमारी दादागिरी या कहीं भी हमारी दादागिरी मोहल्ले के हम ये हैं, तो यू कॉल इट गुंडा मेंटलिज्म। इमोशनली हर्ट हो गए कई थार वाले, उन्होंने कहा कि सर ये तो ठीक नहीं बोला, एक ने नोटिस भेज दिया आपको। सिरसा में महिला थाने पर एक ग्रेनेड था, 5 लोकल लड़के थे और इंस्टाग्राम में कोई पाकिस्तान का गैंगस्टर है जिसको आप गैंगस्टर बोलते हैं, उससे बात हुई। उसने कहा कि अमृतसर आओ और तुमको पैसे मिलेंगे, तुमको ये ग्रेनेड मिलेगा और तुमको महिला थाने पे फेंकना है, उसका वीडियो बना के भेजना है। डिजिटल अरेस्ट ये जो है, फ़ोन पे हेलो बोलते ही डिजिटल अरेस्ट हो जाना, चाहे वो किसी भी तबके का व्यक्ति हो, वो फंस रहा है इसमें। म्यूज़िक इंडस्ट्री है जो कि गन कल्चर की बात करती है, गैंगस्टर क्रिमिनल कल्चर की बात करती है, उसको ग्लोरीफाई करती है। तो वीवीआईपी कल्चर और ये वाला कल्चर, इसको आप कैसे एनालाइज करते हैं, क्योंकि इसका इम्पैक्ट तो यूथ पे भी जा रहा है। इस समय हमारे साथ बात करने के लिए डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ओपी सिंह सर, जो कि हरियाणा के डीजीपी हैं, वो मौजूद हैं। एक 34 साल का लंबा करियर है, इसमें कई उतार चढ़ाव देखे और पूरे तैयारी के साथ हर चुनौती का सामना किया। अब ऐसे में इन्होंने किताबें भी लिखी, वो किताबें जो सीधा जो यूथ है या आप जेनजी कह लीजिए, उनको इससे इम्पैक्ट हुआ, फ़ायदा पहुंचा। और उसके साथ साथ जो पूरा सिस्टम है उसमें, चाहे पीवीआर सिस्टम हो या फिर ऑपरेशन हॉटस्पॉट, एक बहुत अहम भूमिका में है। साइबर अपराधियों के खिलाफ कस के नकेल कसी, क्रिमिनल्स गैंगस्टर्स को उनकी जगह पे पहुंचाया। और आज ये स्पेशल इसलिए भी है कि पॉडकास्ट, क्योंकि आज का दिन और ख़ास तौर पे इंडिया टीवी के स्टूडियो में ओपी सिंह सर हमारे साथ हैं। सर यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम, या वेलकम। सर अब ये बता दीजिए कि जब आप रास्ते में आ रहे थे, ट्रैफिक तो बहुत दिखा होगा, अब ऐसा ट्रैफिक, गुड़गांव का ट्रैफिक या फिर हरियाणा का ट्रैफिक, कैसे कंट्रोल करेंगे आप? नहीं देखें तो अच्छी बात है कि ट्रैफिक है। अपने ट्रैफिक जाम होने के लिए लोगों के पास गाड़ियां होना ज़रूरी है। तो आप ये भी तो देखें कि लोगों ने इतने पैसे कमाए, अपॉर्चुनिटी इतनी ज़्यादा है कि ऑन एन एवरेज एक आदमी आजकल जो है जो रेवेन्यू मॉडल है कि ईएमआई पर मिलता है, तो देखें कितने लोगों को कार एक्सेसिबल है। पहले कार एक स्टेटस सिंबल होता था कि इलाके में जिसके पास कार हो तो बड़ा आदमी समझते थे। तो हालात बदलते हमने देखा है, तो मैं देख के बड़ा खुश होता हूँ कि इतनी कारें, कितने लोग, बस कितनी कारें हैं। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरा है कि शहरों में कहीं भी दुनिया में चले जाएं, जहाँ ज़्यादा लोग रहेंगे, जिनके पास कारें होंगी, तो सड़क कितना भी आप बड़ा करेंगे, नई कारें आएंगी, पुरानी कारें जाने में टाइम लगाएंगी, तो थोड़ा बहुत ये इनकन्वीनियंस होगा। लेकिन जितना भी ह्यूमनली पॉसिबल है, मैनेजमेंट से जो पॉसिबल है, तो हम वो ट्रैफिक की रफ्तार बनाए रखेंगे। लोगों को आश्वस्त रहना चाहिए। सर बहुत लंबा जाम लगता है और बारिश हो जाए तो मतलब दिल्ली एनसीआर तो ऐसा है जिसमें चाहे फरीदाबाद हो, गुरुग्राम हो या आपके किसी भी एरिया में जाते हैं तो हर कोई आप ही की तरफ देखने लगता है कि कैसे क्रॉस करेंगे। इतना लंबा ट्रैफिक जैम, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे कभी कभार, तो इसे कैसे स्ट्रीमलाइन करेंगे सर? मुझे लग रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो काफ़ी ज़ोर शोर से हो रहा है। आप देखें कि सड़कें दिल्ली और गुड़गांव का कनेक्ट जो है कहीं हो गया है, तो और इसकी और सड़कें बनेंगी, तो उससे एक तो ट्रैफिक का लोड बटेगा सब में। दूसरा एफएम सुनिए, गाने वाने सुनिए, क्या है ऐसा। जब रास्ते में चलते हैं तो सर बहुत सारी गाड़ियां टेढ़ी मेढ़ी होते हुए चलती हैं, उसमें थार भी है और बुलेट भी है। देखिए ऐसा है ना जी कि ये आपको लग रहा है कि ये बड़ा पुराना देश है, प्राचीन देश है, बट हज़ारों साल की गुलामी के बाद आप देखें 70-75 साल की कहानी है। और हमने तो 80s के बाद जो कुछ हुआ है हम उसके प्रत्यक्षदर्शी हैं। तो ये जो चमक दमक आप देख रहे हैं ये नई चीज़ है। 90s के बाद जो है ये सारा शुरू हुआ, जब लिबरलाइजेशन शुरू हुआ और इंडस्ट्रियलाइजेशन प्राइवेट सेक्टर्स में काफ़ी हुए और लोगों को काम मिलना शुरू हो गया, चीज़ें बननी शुरू हुई, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट एक लेवल पे पहुंचा। तो आप जब देखें कि अब जो 30 साल पहले के हालात थे, 10 साल पहले, 20 साल पहले, अब के हालात हैं, तो जितनी अमेरिका की आबादी है
33 करोड़ है, उतनी यहाँ मिडिल क्लास है। तो जितने भी आप देखते हैं ये चीज़ें जो लगता है कि ऐसा क्यों है, फिर ये सोचें कि जितनी अमेरिका की आबादी है उतनी हमारे यहाँ मिडिल क्लास है। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कार पर चढ़ रहे हैं, हॉलीडे कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को अच्छे से देखना चाहिए। लेकिन जब वो कार, उसके अंदर कोई क्रिमिनल प्रवृत्ति का आदमी होता है, जी। तो उसके खिलाफ तो आप तगड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। कितनी कार्रवाई कर दी आपने? और सर, जब आप कहते हैं कि थार का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप ही का स्टेटमेंट था, और बुलेट का भी जिक्र कर रहा हूँ। मेरा प्रोड्यूसर बार बार पीछे दिखा रहा है थार घूमते हुए, गोल गोल घूम रही है थार। सर, तो ऐसे गोल गोल घुमाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? देखिए, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। मेरा है कि कोई भी बैड बिहेवियर कहीं भी हो जिससे कि किसी और का नुकसान होता हो। क्राइम देखें क्या है कि आपके किसी बिहेवियर से किसी आदमी को एक लेवल से ऊपर का काइंड ऑफ की पेन होता है या इनकन्वीनियंस होती है। तो वो आप कैसे भी कर रहे हो, तो पुलिस बनी ही उनको रास्ते पर रखने के लिए है। आपका जो मौलिक क्वेश्चन था कि आड़ी तिरछी लोग चलाते हैं, तो कई लड़के एडवेंचर करते हैं, कई लोग बड़े होते ही नहीं हैं। तो जो दूसरों की परवाह नहीं करने वाला जो प्रवृत्ति है, तो कितने एजुकेशन, सोशलाइजेशन, इन्फोर्समेंट में उनके बाद भी जो थ्रिल सीकिंग है, जिनको थ्रिल चाहिए, तो वो इस तरह की असुविधाएं खड़ी करते हैं और दुनिया भर में हर जगह करते हैं। लेकिन हम कह सकते हैं कि हरियाणा में उनके पकड़े जाने के चांस ज़्यादा है क्योंकि पुलिस काफ़ी हाईली मोबिलाइज्ड स्टेट में है। इमोशनली हर्ट हो गए कई थार वाले। उन्होंने कहा कि सर ये तो ठीक नहीं बोला, एक ने नोटिस भेज दिया आपको। अब ये बता दीजिए कि थार और बुलेट का जो रेफरेंस था वो क्या था, क्योंकि इस पे क्लैरिटी हो जाएगी तो बहुत सही रहेगा। मुझे यार, यू आर सीकिंग टीआरपी, क्लैरिटी तो नहीं होगी। मेरा कहना है कि मैं इस पर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा। हाँ। मैंने बिल्कुल ठीक कहा, और हमारे बाद तो कई अखबारों ने फीचर आर्टिकल करे इसके ऊपर, और आप टीवी पर बैठो तो दिख जाएगा। तो मोटा मोटी है क्या कि एक माइंड सेट होता है जहाँ की एक जो अड़ोस पड़ोस के लोगों के प्रति हेल्पफुल होना, उनके अच्छे बुरे की परवाह करनी। सभ्यता इसीलिए बनी है कि हम लोग इकट्ठे मिलके कोऑर्डिनेटेड वे में जो नेचर की चुनौतियाँ, जो मैन मेड चैलेंजेस हैं, उसको हम इफेक्टिवली डील करेंगे। इकट्ठे रहने का कल्चर वहाँ से बना कि जंगल से निकल के हमने शहर बसाया। कईयों को शहर का कानून पसंद नहीं है, वो कहते हैं ना जी, हमारा तो हम ही है, और आपको दिक्कत हो रही थी, आपकी दिक्कत है, हमें उससे क्या लेना देना है। जिसको कानून एक्सेप्ट नहीं करता है, तो कोई भी हो, कैसे भी हो, तो उनको ये समझना चाहिए कि इतनी बड़ी व्यवस्था है। हरियाणा में ही देखें आप, 10,000 करोड़ रुपए साल में खर्च करके 70,000 की पुलिस है, और रात का मैं आंकड़ा देख रहा था, 5,000 पुलिस सड़कों पर थी रात में, और 400 के आसपास नाके थे। तो लोगों को ये समझना चाहिए कि एक बार बच जाएंगे, 2 बार बच जाएंगे, तीसरी बार नहीं बचेंगे। और कानून को तोड़ते हुए पकड़े जाना कोई अच्छी बात थोड़ी है। तो प्राइड लेना चाहिए कंप्लायंस में, लोगों की हेल्प करने में, एक दूसरे के काम आने में, मिल के काम करने में। कोई ऐसा बिहेवियर है जहाँ की आपके करने से दूसरों को दिक्कत होती हो, कोई एक्सेप्टेबल है कहीं भी, किसी जगह? तो हमें लगता है कि हम इसको इस तरीके से देखें कि हम जहाँ रहें, जिस रूप में जो भी करते रहें, तो एक कोड जरूर फॉलो करना चाहिए। जो भी मेरी मदर ने अर्ली ऑन मुझे कहा कि अपने निजी फायदे के लिए या थ्रिल के लिए प्लान करके या अनजाने कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे किसी का नुकसान होता हो, चाहे कुछ भी हो। तो हमें लगता है हर मदर को अपने बच्चे को ये सिखाना चाहिए कि अपने निजी फायदे के लिए प्लान बना के किसी का नुकसान नहीं करेंगे, चाहे तीनों लोग का राज मिलता हो। तो अगर इस तरह की मेंटालिटी होगी, तब लगेगा कि हाँ, इस मोहल्ले में रह सकते हैं, इस देश में रह सकते हैं, इस शहर में रह सकते हैं, यहाँ के लोग कितने अच्छे हैं। तो हमें हमेशा ये कोशिश करती रहनी चाहिए अपने आचरण, अपने व्यवहार से, कि कोई आए, कोई रहे तो कहे कितने अच्छे लोग हैं, कितना अच्छा शहर है। सर, ये जब गाड़ियाँ चलती हैं तो कई बार ऐसा देखा गया है कि आगे का नंबर प्लेट ठीक रहेगा, पीछे बिल्कुल ब्लैक टिंटेड शीशे होंगे और पीछे अपनी कम्युनिटी का नाम लिखा होगा। तो आप इसे देखकर क्या फील करते हैं? क्योंकि कई लोग एनॉय हो जाते हैं, कई लोग अलग अलग तरीके की बातें लिखने लगते हैं, और ख़ासतौर पे तब क्योंकि आप तो इंस्पेक्शन कर रहे हैं, अलग अलग जगहों पे कर रहे हैं, ऑन रोड बहुत ज़्यादा है। हम देखो प्रोफेशनल हैं, हम चीज़ों को इमोशनली नहीं लेते हैं। लोग बाग अपना, जैसे लोग होंगे वैसे उनकी प्रतिक्रिया होगी।
तो चीप थ्रिल के चक्कर में मतलब उनको कोई कहने वाला नहीं है कि भाई उनको कोई अच्छा नहीं कह रहा है, उनको लग रहा है कि वो बहुत तीर मार रहे हैं, पर मोटा मोटी जो ही देख रहा है तो उनको न्यूसेंस की तरह ही दिखता है। तो फिर हम अब देखें कि जो भी इस तरह की हरकतें करते हैं तो अपने पेरेंटिंग पर वो सवाल खड़े कर रहे हैं। लोग पूछेंगे वो क्या माँ बाप ने क्या सिखाया, इनके टीचर ने क्या सिखाया। तो जब भी आप कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि काइंड ऑफ कि दूसरों को दिक्कत आती है, तो जो दिक्कत आ रही हो तो दुखी हो ही रहे, लेकिन ये जो आम प्रतिक्रिया होती है कि ये आदमी है कौन, इसके गाड़ी इसको मिली कैसे, ये क्या बंदा है, इसको पेरेंट्स ने क्या सिखाया, इसके टीचर ने क्या सिखाया। तो आप जो भी लोग हैं सोचें कि वो बहुत अच्छा जो सोचते हैं कि हमारा भौकाल है या सड़क पर हमारी दादागिरी या कहीं भी हमारी दादागिरी मोहल्ले में के हम ये हैं, तो यू कॉल इट गुंडा मेंटलिज्म, कि एक मानसिकता गुंडों वाली है, जहाँ की चलेंगे तो धक्का दे के चलेंगे, बैठेंगे तो धकेल के बैठेंगे, इस तरह की प्रवृत्ति है। और कुछ होगा तो फैल जाएंगे, दूसरों की परवाह नहीं करनी है। तो बेसिकली आई कॉल इट काइंड ऑफ गुंडा मेंटलिज्म। और हमें कहीं ना कहीं लगता है कि उनमें अपने बारे में जो उनका सेल्फ स्टीम है वो कम है, अपनी कोई ख़ास वो रिस्पेक्ट कर नहीं पाते हैं, तो वो दिखाते हैं कहीं ना कहीं। तो ज़रूर उनको अपना इलाज करवाना चाहिए। जो लो सेल्फ स्टीम है तो उसके लिए साइकियाट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, तो उसे इलाज करावे। हरियाणा पुलिस इलाज कर रही है इन लोगों का सर? नहीं, देखो हम किसी का इलाज नहीं करते, हमारी एक सर्विस एजेंसी है, हम लोग कानून से चलने वाले लोग हैं, और हम किसी को भी मतलब नीची नज़र से नहीं देखते। ये सिटीजन है, मैंने वायलेट भी करते हैं तो हम बुरा नहीं मानते इसका, ठीक है, वायलेट करते ये कानून है, आपने भुगती है उसको। अगर आपने कोई कानून तोड़ा है तो हम कानून को लागू करते हैं, आपको घृणा की दृष्टि से हम नहीं देखते, आप सिटीजन हैं, आप और 1000 काम अच्छे करते हैं। आपने एक आध कुछ खराब कर दिया तो क्या आपके प्रति हम एक जनरल पर्पस एटीट्यूड बना लें कि भाई ये तो बड़ा एक गंदा आदमी, खराब आदमी। हम उन शब्दों में सिटीजन को कैप्चर नहीं करते। सिटीजन है, मैंने हम तो हमेशा ये कहते हैं कि इस कंट्री का जो हाईएस्ट ऑफिस है ना, ऑनरेबल सिटीजन का है, बगैर सिटीजन का देश नहीं होता। तो अगर मान लो 1000 काम वो अच्छे करते हैं, एक आध कुछ गड़बड़ कर दी जो गैर कानूनी है, तो ठीक है, चलान होगा, जो सज़ा का प्रावधान है वो भुगतेंगे, उनको बचाव के लिए भी मौके मिलते हैं। तो हम कोई भावनात्मक स्तर से उनको खराब नहीं कहते, ठीक है, बहुत काम अच्छे करते हैं, एक आध खराब किया तो भुगतिए उसको। सर पिछले दिनों ये भी देखा गया कि बड़े क्रिमिनल्स हैं जो कि अलग अलग जगहों पर हैं, जी, आपने छोटा क्रिमिनल कह लीजिए, बड़ा क्रिमिनल कह लीजिए, कुछ जेल से खेल कर रहे हैं, कुछ बाहर से कर रहे हैं, कुछ विदेश से कर रहे हैं, सबको आप वापस ही लेके आ रहे हैं। ऐसा कैसे, कितने ला चुके हैं अभी तक, कितनों की तैयारी है? और ये जो एक आपने पूरी मुहिम चला दी है, चाहे वो जितने भी क्रिमिनल्स हैं, गैंगस्टर्स हैं, उन सबको पकड़ के उनकी सही जगह पहुंचाना। जी, आप देखिए जो सिविलाइजेशन बनी है ना, जो सभ्यता जो बनी है, तो उसमें हजारों साल तक ना हिंसा आधारित व्यवस्था थी कि जिसका तलवार पर जोर है उसका इलाका है, और वो आपस में लड़ते रहते थे। तो जो चढ़ गया उसने ही विल ओवररन, वो पूरी आबादी को ओवररन कर देगा। अब नादिर शाह दिल्ली में था, 3 महीने लूटता रहा वो शक्ति आधारित व्यवस्था थी। तो इतिहास के एक बड़े कालखंड में हिंसा आधारित व्यवस्था ही रही। लोग उससे तंग होकर प्रजातंत्र लेके आए, सही, उससे तंग होके कि भाई जो लठैत और जो वायलेंट टाइप के लोग हैं, ये हमेशा ना मार कुटाई करने की बात करते हैं, इनको राज पकड़ाओगे तो एजेंडे पर वही लेके आ जाएंगे। तो प्रजातंत्री व्यवस्था बनी, उसमें ये बना कि भाई टर्म बेसिस पर कि जी आप पॉलिटिकल पार्टी बनाइए, अपने वर्कर बनाइए, फौज बनाने की जरूरत नहीं, वर्कर बनाइए, और अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ से कंप्लाइंट मैनिफेस्टो बनाइए। लोगों को कहिए कि जी अगर आप हमें सरकार में लाएंगे हम ये काम आपके करेंगे, और फिर आपको रोज़ हम बताएंगे हमने क्या किया है। फिर 5 साल में फिर आएंगे आपसे कि हमें रखना कि नहीं रखना। तो वो जो कि ईश्वर के पुत्र मिलिट्री लीडर्स जो किंग होते थे, तो उस व्यवस्था से ये उलट व्यवस्था थी कि यहाँ आम लोगों का चुना हुआ लोग और आम लोगों को जो काइंड ऑफ वोटेड मैनिफेस्टो है उसके आधार पर काम करने के लिए उनको टर्म मिलता था। तो प्रजातंत्र की एक मौलिक मांग है कि शेर, लोमड़ी और बकरी
ये तीनों एक ही घाट में पानी पियेंगे। हम शेर भी नहीं कि लकड़बग्गा, कि लकड़बग्गा, लोमड़ी और बकरी एक ही घाट में पानी पियेंगे। तो लकड़बग्गे को अपनी ताकत का कोई फ़ायदा नहीं मिलना, लोमड़ी को चतुराई कोई फ़ायदा नहीं मिलना, अब बकरी को कमजोरी से डरने की ज़रूरत नहीं है। तो क्यों? क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है। अगर लकड़बग्गा मुंह मारेगा तो 112 फ़ोन कर देगी बकरी, पुलिस उसको अंदर दे देगी। अगर लोमड़ी चतुराई करेगा तो वही अंजाम होगा। तो एक जो है कि एक व्यवस्था बनी है जहाँ की आपने क्षमता के अनुसार कंट्रीब्यूट करना है और जिस तरह के अवसर है उसका इस्तेमाल करके अपने लिए अर्न करना है, और बाजार बना हुआ है, खरीद के खाना है। तो इस तरीके से व्यवस्था बनी है। तो हम तो यही सबसे कहेंगे कि हज़ारों साल के इवोल्यूशन के बाद आप भाग्यशाली हो कि आज के दिन आप जी रहे हो जहाँ की अगर आप किसी का नुकसान नहीं करते तो बहुत चांस है आपका भी नहीं होगा। तो ये क्यों नहीं अपनाते, ऐसा क्यों नहीं करते? सर, तो कितने गैंगस्टर्स आप लेकर आ रहे हैं और या क्रिमिनल लेकर आ रहे हैं, और इस समय जो जेल में हैं जो अपना एक नेक्सस चला रहे हैं, उसे कैसे तोड़ा आपने सर? जी, देखिए ये कहानी की मांग होती है कि अब पहले अगर चंबल होते थे, वहाँ का डाकू होता था, फिर पुलिस होती थी, सिनेमा बनता था उसके ऊपर। तो अब वो थोड़ा बदल गया है, अब वो टर्मिनोलॉजी चेंज हो गया। कभी इधर इनकाउंटर स्पेशलिस्ट पुलिस में आ गए, उधर मोस्ट वांटेड आ गए, फिर OTT आ गई, एक स्टोरी चल पड़ी। तो ज़्यादातर जो बातें आप कर रहे हो ये स्टोरी है। अगर गिनना शुरू करो इंडिया में, जिसको कह सकते हैं मोस्ट वांटेड है, तो 40-50 की गिनती भी पूरी नहीं होती। तो 140 करोड़ के देश में इनका कोई अस्तित्व है, इनका कोई वजूद है, इनका कोई नंबर है? हमारी दुनिया में कितनी बड़ी मिलिट्री है, कितनी बड़ी पुलिस है, ये हैं कौन? तो हमें तो कोई हमें नहीं लगता कि ये खूब बहुत बड़ी चुनौती है। अब वो है कि जो हमारा इनको जवाब जो है वो व्यवस्थित है कि नहीं। कि जैसे हमने कहा कि भाई कि अगर मान लीजिए हमारा मोबाइल का फ़ोन है, इसका सिग्नल नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? जाके नेटवर्क वाले के यहाँ पहुँच जाएंगे कि हमारा सिग्नल नहीं आ रहा है। तो सिमिलरली अगर कहीं से एक्सटॉर्शन कॉल आ रहा है, कहीं से आ रहा है, जो कि मान लिया जाए कि दूसरे जुरिसडिक्शन में है, लेकिन जो लास्ट माइल है 5-10 किलोमीटर का एरिया है उसके आसपास, वो तो यही है ना। तो ये कौन लोग हैं जो उनके संपर्क में हैं, उनके कहे से करते हैं, मैंने इंटिमिडेट करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, वसूली करते हैं, पैसे भेजते हैं। ये सारा प्रोसेस हमारे जुरिसडिक्शन में हो रहा है। तो हमने बहुत क्लियर किया वैसे मैंने हुआ क्या है कि कहीं ना कहीं मैंने इतना थाने लेवल में फ्रेगमेंटेशन काफ़ी हो गया है। इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल में आदमी चले गए, राइडर में आदमी चले गए, कोई कहते हैं जी हम 8 ही घंटे की ड्यूटी करेंगे, छुट्टी पर चले गए। तो SHO 3 आदमी लेके बैठ गया कि जी हमारे पास तो आदमी है नहीं, आदमी इधर गया उधर गया उधर गया। एक जो पुलिस को चलाने की व्यवस्था थी कि रोज़ थाने में रोल कॉल होता था सवेरे सवेरे कि इलाके के ये अपराधी हैं, इनको चेक करना है। शाम को फिर होता था रोल कॉल कि हुआ कि नहीं हुआ, वो सिस्टम ख़त्म हो गया। मंडे परेड होती थी, उसमें सारे सामान साजो टर्नआउट सारे चेक हो जाते थे। वो व्यवस्था भी कोई करता कोई नहीं करता है ना। फिर एक रोल कॉल, ये ऑर्डरली रूम होता था जहाँ की SP बैठते थे और मुलाजिमों का ग्रीवेंस दूर करते थे। वो भी कभी होता कभी नहीं होता। और एक बड़ा खाना होता था, ये सारी पुलिस इकट्ठी होती थी और उसके लीडर्स भी आते थे, सीनियर रैंक के अफसर भी आते थे। तो पुलिस को चलाने का यही तरीका है। तो कहीं ना कहीं वो तरीका जो है हम टेक्नोलॉजी के चक्कर में वो छोड़ गए हैं। समझना ये चाहिए कि जो पुलिस का काम कोऑर्डिनेटेड वे में बदमाशों से लड़ते रहना है, यही इनका काम है। और एक प्रथा, एक बात 11-12 हम बाहर से रिपोर्ट करा के लाए, वो यहाँ के जेलों में बंद है। लेकिन ये कैसे कहानी ख़त्म थोड़ी होती है। जो लड़के जिनको लगता है कि हम मुंहजोरी बदमाशी ही हमारा कोर स्किल सेट है ना, और इसी को मोनेटाइज करना है, वो कोई इनको और आका ढूंढ लेंगे, है ना। तो आप देखेंगे सिरसा में महिला थाने पर एक ग्रेनेड गिरा, 5 लोकल लड़के थे, और इंस्टाग्राम में कोई पाकिस्तान का गैंगस्टर है जिसको आप गैंगस्टर बोलते हैं, उससे बात हुई। उसने कहा कि अमृतसर आओ और तुमको पैसे मिलेंगे, तुमको ये ग्रेनेड मिलेगा और तुमको महिला थाने पे फेंकना है, उसका वीडियो बना के भेजना है, फिर हम पोस्ट करेंगे कि देखो हम मार कर सकते हैं। तो अब ये देखें कि अगर हम लास्ट माइल डोमिनेशन की बात ना करें, SHO अपने इलाके के बदमाशों का अगर जिम्मेवार नहीं है,
तो कोई और व्यवस्था नहीं चलने वाली है। तो हम जब हरियाणा में आए तो यही किया कि सचोका जी आपके इलाके में इस तरह की घटनाएं होती है कि लोग फ़ोन करके कहते इतने पैसे ले आओ और लोग इससे तंग हैं, तो अपने इलाके के 5 ऐसे आदमी को जो इस धंधे में है उसको उठा के अंदर दे दो। तो हमारे 400 के थाने हो गए, 2000 का आंकड़ा हो गया, 15 दिन का टाइम था, उन्होंने 1750 उठा के बंद कर दिए। और 1750 ऐसे बंद नहीं किया, उनके पास से 600-700 हथियार मिला, 1000 की गोलियां मिली, और 107 मामले ऐसे थे जहाँ की मैंने बंदे के पास बंदूक भी था, गोली भी थी, मारने का मोटिव भी था, टारगेट भी था। तो इस तरह से हमने करीब 107 मर्डर प्लान को फॉइल करा। तो मोटा मोटी कहने मतलब ये है कि अगर अपना काम आप ठीक से कर ले तो काइंड ऑफ क्राइम उतना इजी नहीं है। सर, जब आप युवाओं की बात करते हैं जो कि आसानी से भटक भी जा रहे हैं, या फिर टाइम इस समय सोशल मीडिया का बहुत ही अग्रेसिवली एडवर्सरी भी यूज़ करता है उसको, तो ऐसे में जब आप ये सोशल मीडिया या युवा कहते हैं तो ड्रग्स एक बहुत बड़ी आफत है। आप खुद चीफ हैं नारकोटिक्स के हरियाणा के, इसके लिए आपने क्या किया, क्या तैयारी है? और मुझे ध्यान आ रहा है कि जब 2008 के लगभग आप डायरेक्टर थे स्पोर्ट्स के हरियाणा के, तो उस दौरान भी आपकी प्राथमिकता बहुत क्लियर थी कि बच्चों को फील्ड तक लाएं, लेकिन ये ड्रग्स से निपटने की क्या तैयारी है? देखिए, आपने 2 कोर बातें की है, ड्रग और वायलेंस की, जिसका यूथ बड़े वल्नरेबल है। तो जो वायलेंस है हम उसको इविल के तौर पर नहीं देखें कि ये कोई बुराई है। आदमी का फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स है कि अगर कोई थ्रेटनिंग सिचुएशन है तो आपके जीन में इस तरह का है कि अगर मान लिया जाए कि आपका जो ब्रेन है वो बॉडी में हार्मोन रिलीज करता है और आदमी अपने जेनेटिक मेकअप के हिसाब से रिएक्ट करता है। तो जैसे जो जिसके में जो फ्लाइट है कि भाई अब जान को खतरा है भाग लो, और एक जान का खतरा भिड़ लो, ये आपका इंस्टिंक्टिव रिस्पॉन्स है। तो जिन लोगों का अड़ने का इंस्टिंक्टिव रिस्पॉन्स है तो दे चूज वायलेंस। जिनका भागने का है वो निकल लेते हैं। फिर किसी ने उसको अगर कुछ रोक भी लिया फिर वो कहते, वो लड़ते नहीं है, कहते जी मर गए जी मर गए। तो ये जो क्रिमिनल और वायलेंस की बात करो, ये वो लोग हैं जो जिनका कि जेनेटिक मेकअप इस तरह का है जो कि अड़ जाते हैं, जो कि उनका जो टॉलरेंस जो है, थ्रेशोल्ड जो है उनका पेन का हायर है, उनका जेनेटिक मेकअप है। तो अगर उनको लगेगा कोई चीज़ नहीं मिल रही है तो छीन लेते हैं। वही आदमी अगर फ्लाइट वाला होगा तो मांग लेते हैं या लेके भाग जाते हैं। तो जो आबादी में हमेशा एक तबका रहेगा जो कि फाइट को चुनेगा। वायलेंस से वो उसका वो टूल किट है, उसका वो एक्सप्रेशन है। तो अगर वो मिलिट्री में चला गया, पुलिस में चला गया, तो उसकी वही वायलेंस के साथ जो कंफर्ट लेवल है वो एसेट है। और अगर वो प्राइवेट सिटीजन है वहीं पर वो क्राइम है, जैसे आपने वायलेंस को एक्सप्रेस करा। तो सिस्टम की ये जिम्मेवारी बनती है कि हर तरह के अवसर हम क्रिएट करें। कि जैसे कोई वायलेंट है तो स्पोर्ट्स क्या है, मॉक फाइट है। आप उसके वायलेंट इंस्टिंक्ट को सब्लिमेट कर रहे हो कि वो मॉक फाइट कर रहा है। तो स्पोर्ट्स में आप जितने पैसे लगाते हो उतने ही कम पैसे आपको जेल में लगाने पड़ेंगे, पुलिस में लगाना पड़ेगा। तो हम इस बात को मानते हैं कि बच्चों को खेलों के मैदान तक लाने की कोशिश होती रहनी चाहिए। जो शाम को खेलों के मैदान में होगा बहुत चांस है वो गैंगस्टरिज्म से दूर रहेगा, ड्रग्स से दूर रहेगा, शाम को थक के आप सो जाएंगे। लेकिन अगर आप एनर्जेटिक हैं, वही आपका फाइट की तरफ अप्रोच है, तो आप टोली बना लेंगे। टोली बन गई तो आगे किसी को हार्म करेंगे, या और कुछ नहीं हुआ था कि ड्रग्स वगैरह में चले जाएंगे, अल्कोहल में चले जाएंगे, है ना। तो हमें समझना चाहिए कि हमें इविल की तरह नहीं देखना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि एक डिज़ाइन फॉल्ट है। तो गवर्नेंस का जो रिस्पॉन्स हो वो इस तरह का हो कि शाम के समय में इन लड़के बच्चों के लिए खेल का जरूर अवसर हो और पढ़ाई का जरूर अवसर हो, और ज़रूर इनको कहते रहना चाहिए कि ये सभ्य समाज है। यहाँ आप जो है किसी को लूट खसोट, ठग, डरा धमका, ये व्यवस्था ही नहीं, ये अपराध है। तो कोई ना कोई उनको कहता रहे, कभी धर्म ये कहती है उनको, फिर सरकारें भी कहती है,
पेरेंटिंग भी कहती है, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो हमें लगता है कि ये एक एक्सरसाइज जो है पेरेंटिंग से शुरू हो, स्कूल में चले, प्लेग्राउंड पर हो, सो दैट कि जब वो एडल्ट लाइफ में निकलें तो उनमें अनुशासन हो, और जिसमें वो गुड हैं उसमें बेटर हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, वैल्यू क्रिएटर हो, अच्छे सिटीजन हो। ड्रग्स तो, लेकिन आपका जब मेजर कंसर्न रहता है इस समय भी, जी। सीजर बहुत सारे हो रहे हैं, जी जी नेबरिंग स्टेट से भी आ रहा है काफ़ी कुछ, जी जी। ये मैटर ऑफ कंसर्न है। देखो ड्रग्स तो बहुत मैटर करता है जी। ड्रग्स का आप देखो कि क्या है कि अगर मान लिया जाए कि एक कार के इंजन में आपने चीनी डाल दी, तो कितनी महंगी कार है, ख़त्म हो गई। तो ड्रग ऐसी चीज़ है कि आप इसमें जा तो सकते हो, निकलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि फिजिकल डिपेंडेंस काफ़ी हो जाता है। आप एक साइकिल में फंस जाते हो कि अगर आपने जो खास करके जो आजकल सिंथेटिक ड्रग्स हैं, तो वो अगर मान लिया जाए आपने लिया है, तो आपका जैसे कि 8-9 आवर्स का हाई रहेगा, उसका फिर विड्रॉल सिम्टम आएगा, बस बुखार आ जाएगा, डेसेंट्री हो जाएगी, शिवरिंग होगी, जब तक आप दोबारा नहीं लेंगे वैसे चलता रहेगा। तो अगर इसमें आप आ गए तो उसके बाद निकलना बड़ा मुश्किल है, और लोग थ्रिल सीकिंग में, पीयर प्रेशर में, एक्सप्लोरेशन में, या कभी कभी अवेलेबल है उसमें चले गए, या स्ट्रेस में चले गए, तो ये वन वे है। और आप देखेंगे कि कैंसर का मरीज अस्पताल तो आपको दिख जाएगा जगह जगह, लेकिन जो रिहैब सेंटर ड्रग का है वो बहुत क्रेडिबल बहुत जगह नहीं है। तो जो मेडिकली असिस्टेड रिकवरी है उसके लिए जो व्यवस्था है उतना स्ट्रांग नहीं है, सरकारें उसमें लग रही है। तो एक ही तरीका ड्रग को डील करने का, इसमें जाए ना, तो उसका ना जाने का मतलब क्या हुआ। तो मैं पेरेंटिंग पर अगेन काफ़ी जोर दूंगा कि जैसे अगर आप नॉन वेजिटेरियन है ना, क्या आप माने वेजिटेरियन है, क्या आप वेजिटेरियन फैमिली है, नॉन वेज नहीं खाते हैं, तो पेरेंटिंग में क्या लेके आते हैं कि आपका बच्चा दुनिया में कहीं चला जाए वेजिटेरियन ढूंढता रहेगा। तो वही पेरेंटिंग में लेके आइए कि आपका बच्चा कहीं चला जाए, कोई उसको बहकावे, लेकिन वो कहें जी ये रेड लाइन है जी, आपने ड्रग्स में नहीं जाना, किसी गैंग का हिस्सा नहीं बनना, पढ़ाई पर ध्यान देना है, स्पोर्ट्स जरूर करना है, और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना है। ये बार बार तो हमें लगता है कि जो मुझे उलाना इसी बात का रहता है कि वो कहते हैं कि पुलिस क्या कर रही थी, इतना सप्लाई हो गया ड्रग का, तो मैं कहता हूँ ठीक है, हम तो लग रहे हैं, हम तो पकड़ रहे हैं, हम तो दिखा दो हाँ जी पकड़ लिया, आप क्या कर रहे हो? आप खुद ही शाम को शराब खोल के बैठ गए 4 आदमी, तो 8 साल 9 साल का बच्चा क्या देखेगा वो? तो हम बहुत आपके थ्रू हम अपील करेंगे पेरेंट्स से और जो सिग्निफिकेंट एडल्ट हैं कि आप बच्चों के लिए अच्छे रोल मॉडल बने, वो बिहेवियर उनमें ना उन्हें उनको दिखावें कूल, जो चाहते हैं वो ना करें। आप दो बातें नहीं कह सकते कि आप जो आप उनको सिखा रहे हो वो तो उसी तरफ है, फिर हमसे शिकायत कर रहे हो जी आप रोक क्यों नहीं रहे। तो हम यही कहते हैं कि हम अपने जिम्मेवारी से पीछे नहीं हट रहे हैं। हम पूरे मैंने इस साल आप देखें तो करीब 600-700 मुकदमे कमर्शियल क्वांटिटी के दर्ज हुए हैं। 2 साल पहले उसकी बेल नहीं होनी है। देखें 1200 साल की जेल तो हो गई ऑलरेडी। और इस तरह से पिछले मतलब 4-5 साल में देखें तो 3-4 हज़ार साल की जेल मतलब प्री ट्रायल में हो गया, तो इससे ज़्यादा सख्त नहीं हो सकता है। तो ज़रूर एक रेसिस्टेंस हो वायलेंस के लिए, ड्रग्स के लिए रेसिस्टेंस हो, कितना भी लालच हो, कितना भी बहकाए कोई, बट आपका मेंटल मेकअप इस तरह का हो थ्रू पेरेंटिंग एंड एजुकेशन, मे बी इवन रिलीजन प्रैक्टिसेस, कि आप इसको बिल्कुल नो गो एरिया कि ये नहीं करना। हमें जिस चीज़ में हम गुड हैं उसमें बेस्ट बनना हमारे लाइफ का पर्पस है। हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करें, कोई वैल्यू क्रिएट करें, उससे अर्निंग करें, उससे खरीद के एक सिविलाइज्ड लाइफ जिए। और ये जो डिसरप्टिव चीज़ें हैं, इन्फ्लिक्टिंग वायलेंस या गेटिंग ड्रग्स, तो इसमें बिल्कुल बचने वाली बात है। तो इसमें सबको साथ मिलके काम करने की जरूरत है। सर आजकल ये जो फ़ोन है सर, ये भी बड़ा मैटर ऑफ कंसर्न है। बिल्कुल, बहुत बड़ा। आप हेलो बोलते हैं और पता लगा आपके अकाउंट से पैसे निकल गए। जी जी। डिजिटल अरेस्ट, साइबर फ्रॉड, जो नू वाली आसपास के इलाकों की बेल्ट है, जी जी। साइबर फ्रॉड का बहुत तगड़ा हब था, बहुत रेड किया आप लोगों ने। अब ये डिजिटल अरेस्ट में तो बड़े बड़े अधिकारी भी फंस रहे हैं। जी जी। आपने एक जिक्र किया पीवीआर का। अब मुझे ये बता दीजिए कि ये डिजिटल अरेस्ट, ये जो है फ़ोन पे हेलो बोलते ही डिजिटल अरेस्ट हो जाना, चाहे वो किसी भी तबके का व्यक्ति हो, वो फंस रहा है इसमें। और साइबर फ्रॉड ऐसे हैं कि आपको किसी ना किसी तरह से उलझा रहे हैं और आपका ओटीपी लेके पैसा पूरा ख़त्म कर रहे हैं। पैसा वापस आएगा नहीं आएगा वो बात की बात है, लेकिन कैसे देख रहे हैं सर इसको, क्योंकि ये तो बड़ा गंभीर विषय है।
देखिए गंभीर विषय तो ये है ही, लेकिन कोई आश्चर्य इसमें नहीं है कि ये सब हो रहा है। कि पहले क्या होता था, चोरी और गृह भेदन, लूट और डकैती। सही। यार कोई सुनसान जगह में कोई मिल गया किसी की बेचने वाली चीज़ के साथ, तो लोगों ने लूट लिया उसको, या घर में चोरी कर ली, या फिर दीवार तोड़ के घुस गए। तो जब लोग कीमती चीज़ें अकाउंट में डालने लग गए, आपका ऑनलाइन सारा काम शुरू हो गया, खरीद बिक्री डिपॉजिट सारे ऑनलाइन हो गए, तो उधर हमला होना ही था। तो उधर हमला करने के दो तरीके हैं, या तो बैंक को हैक कर लें, तो बैंक का जो फायरवॉल सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, उधर ये नहीं कर पाते जो छुटवैये टाइप के हैं। तो वो फिर सोशल इंजीनियरिंग करते हैं, आपको फ़ोन करते हैं और जो आपका वीकनेसेस है उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। आप कितने भी काइंड ऑफ की ट्रेंड हो, एजुकेटेड हो, डर तो रहता ही है ना जी। तो मान लिया किसी ने कह दिया कि जी आपके पार्सल में एक ड्रग निकल आया है, और वो बहुरूपिये होते हैं, नौटंकी मास्टर होते हैं, आपको दिखाते हैं ये पुलिस थाना, तो आपको पैनिक मोड में ले जाते हैं। तो पैनिक में आ गए, तो मतलब ऐसा करो कि जी ये कर दो, तो आपने एक कर दिया, फिर एक इकोसिस्टम क्रिएट हो गया। तो जो ज़्यादातर सोशल इंजीनियरिंग का है कि आपसे क्लिक करवा लेंगे, और वहीं तक नहीं है, पैनिक वाला ही नहीं है, आपको इस तरह से वो हम अपनी बातों में ले लेते हैं कि आप चेक काट के बैंक में जाके जमा करके आते हो, आप इतना उसकी बातों में आ जाते हो, आपको इतना बहका लेते हैं। तो आदमी को भय होता है अपने प्रियजनों के नुकसान का, अपने नुकसान का, जेल जाने का, कोर्ट कचहरी के चक्कर, लोग डरते हैं इन चीज़ों से, वो इसी डर को एक्सप्लॉइट करते हैं। तो हम एक टाउन हॉल में गए थे, तो हमने ये कहा कि भाई आप जो है ना, अगर इस तरह से लगे कि कोई इस तरह का फ़ोन आ गया कि जी आपका ये हो गया, वो हो गया, जल्दी से कुछ करो नहीं तो वो हो जाएगा, तो आप जल्दी से मत करो, पॉज, रुक जाओ। तो रुक जाओ 10 सेकेंड 5 सेकेंड, तो फिर आपका जो पैनिक स्टेट है वो सबसाइड हो जाएगा, रीजनिंग विल किक इन। तो पॉज करने में अगर नहीं हो रहा है तो एक रिचुअल फॉलो करो कि भाई जब भी ऐसा कोई फ़ोन आए और उसमें बड़ी ऑकवर्ड सी कॉल हो, मेरा कोई लेना देना नहीं है, कोई अगर आपने ऐसा किया है, तो हमने कहा कि भाई जिसका मुझे था इंतज़ार, जिसके लिए दिल था बेकरार, तो उस ठग का फ़ोन आ गया कि बहुत लोगों का सुनते हैं ठगी होती है, मेरा भी ठग का फ़ोन आ गया। तो अगर ये 10-12 सेकंड आप निकाल लेंगे तो आपका पैनिक सबसाइड कर जाएगा। फिर सोचेंगे जब हमने ये किया ही नहीं, तो फिर इसके कहने से हम कुछ करें, क्यों करें कुछ। तो हम कहते हैं उसके बाद उसको ना अब वेरीफाई करो कि फ़ोन काट दिया, जिस बैंक का बन रहा है, जिस थाने का बन रहा है, उसका ऑफिशियल नंबर उम्र ढूंढें, फिर उसको फ़ोन करें कि भाई देखिए तो आपके यहाँ कुछ ऐसा है। फिर हो कि अपने चेक करें ऐसा होता है क्या, डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज़ होती है क्या, कोई इनकम का 10 गुना करवा सकता क्या, कोई नौकरी दिलवा सकता क्या, ऐसा संभव ही नहीं है। तो ये गलत है। तो गलत हो गया, तो जिस नंबर से आपको एक्सेस किया गया है तो उसको फिर आप 1930 पर रिपोर्ट करें। तो दूसरे में हम ये कहते हैं कि एक गाना बड़ा अच्छा था कि बोलो बोलो कौन है वो, वेरिफिकेशन को इस तरह से देखें। और तीसरा है कि जो 1930 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है, तो वहाँ पर एक फुल स्केल कॉल सेंटर होता है। वहाँ पर बैंक वाले भी होते हैं, टेलीकॉम वाले होते हैं, और स्क्रीन पर देखते रहते हैं कि आपका पैसा किस अकाउंट से किस अकाउंट में जा रहा है। तो अगर आपने 5-6 घंटे के अंदर फ़ोन कर दिया तो आपके 100 के 100% पैसे वहीं ब्लॉक हो जाते हैं। तो अब तीसरे में आपके पैसे जावें नहीं जावें, आप फ़ोन ज़रूर करिए कि जी इस तरह की कोशिश हुई या इस तरह का हुआ है, तो ज़्यादा देर ना लगाएं, 5-6 घंटे में तो पूरा ही हो जाएगा। अब बात सिर्फ फाइनेंशियल लॉस का नहीं है, ये बच्चों को टारगेट करते हैं। आप देखेंगे कि आपने घर बनाया, बाउंड्री वॉल बनाए, और कौन आपके घर में आ रहा है, आपके बच्चों से कौन इंटरेक्ट कर रहा है, आप इसको वॉच करते हैं। लेकिन मोबाइल के बाद आपके बच्चे से कौन कहाँ से इंटरेक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, आपको पता ही नहीं है। तो बच्चे बहुत वल्नरेबल हैं। लेकिन बड़े बुजुर्ग भी हो रहे हैं, करोड़ों रुपए निकल रहे हैं। बिल्कुल हो रहे हैं। मान लें कि अगर आपकी बुद्धि फेल हो गई तो बच्चे ही हो गए आप। मेन तो ये है कि भाई अपना ध्यान आप रख सकते हैं कि नहीं, कि भाई जो काम हमने नहीं किया, अगर मैंने किया भी है तो ब्लैकमेल होना कोई सोल्यूशन थोड़ी है। सही बात है ना। तो है कि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें, डर और भय से कुछ ना करें, डर और लालच से। अगर ये दो चीज़ आप रेसिस्ट कर गए
तो सोशल इंजीनियरिंग वाले से तो बच ही जाएंगे आप, जो बहुरूपी आपको बहकाते हैं। बाकी जो सिस्टम का हैक है वो तो वही, अपना पासवर्ड ठीक रखिए। सर वो इसके साथ साथ आपके जो ओपन लेटर्स हैं जी जी पूरे हरियाणा पुलिस को, जी जी वो बहुत चर्चा में। जी अब मैं गुरुग्राम क्रॉस कर रहा था जी तो वहाँ पे रास्ते में चलते हुए एक कांस्टेबल और साथ में एएसआई उसकी चर्चा कर रहे हैं। मेरे कुछ जानकार पंचकुला में हैं, वो उसकी चर्चा कर रहे हैं। हिसार से मुझे जानकारी मिली जब उनको पता लगा कि मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ, तो वो उसकी चर्चा कर रहे हैं। सर ये ओपन लेटर के ज़रिए आप क्या करना चाह रहे हैं? देखिए, इसके दो मकसद थे। कैसे, मेरे पास कोई मास्टर प्लान तो था नहीं, बट ये है कि जो मूल चुनौती है कि सारी फोर्स को एक कोऑर्डिनेटेड वे में हमें बदमाशों ठगों से लड़ाना है। तो सबको बताना पड़ेगा कि हम क्या करें और कैसे करें और क्यों करें। अक्सर क्या होता है, लोग ऑर्डर करते हैं ऐसा कर लो, फिर हम चले गए वो भी चले गए। हम तो अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो किसी महिला के साथ गड़बड़ हो जाएगी, कोई ठगा जाएगा, कोई लुटा जाएगा, तो आप ऐसा करोगे तो बच जाएगा। तो उसको अपने काम में मीनिंग दिखाई पड़ता है। तो जो नॉर्मल प्रैक्टिस ये था कि अफसरों की मीटिंग हुई और अंग्रेजी का एक मिनट रिपोर्ट बना, वो सर्कुलेट हो गया। फिर आप लड़ते रहिए कि आपने हमारा मिनट रिपोर्ट पढ़ा नहीं, आप कंप्लायंस भेजो। तो अफसर लोग आपस में मीटिंग खेलते थे। तो बहुत चांसेस है कि जो लोअर सबऑर्डिनेट है, जिनको ग्राउंड लेवल पर एक्शन लेना है, उनको पता ही नहीं कि ये क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। आदमी तो क्यों का सवाल पूछेगा। सही बात। तो हमने कहा कि ठीक है, जब ये हमारे पास तकनीक आ गई है कि एक क्लिक से एक चिट्ठी सबको पहुंच सकती है, तो ये वर्टिकल क्यों रहे, हॉरिजॉन्टल कर देते हैं। सही। दूसरा था कि जब अंग्रेजी एक बहुत बड़ी बैरियर है कम्युनिकेशन में, हम उसको क्यों यूज़ करें, हम हिंदी में क्यों ना लिखें। तीसरा कि एक पेज तो आदमी पढ़ लेता है, दूसरे में जाते हैं तो बाद में पढ़ेंगे। तो हमने कहा एक पेज में सीधी सीधी बात है कि देखो जी, हम ये करना चाहते हैं, इस कारण करना चाहते हैं, और आप इसको ऐसे कर लो, और आपको हम ऐसे पूछेंगे। तो एक पन्ने में वो लिख के और साइन लेटर, क्योंकि आज की डेट में इतनी सारी चिट्ठियाँ चल रही, कौन सही गलत पता ही नहीं चलता, फिर सबको हम भेज देते थे। तो उसमें क्या हुआ कि अब तसल्ली से, अब सिपाही भी उसको पढ़ रहा है, 4 बार 5 बार एक दूसरे में डिस्कस कर रहे हैं, तो उसमें कोई बहुत बड़ा ज्ञान नहीं होता था। जो हमें करना चाहिए वो करने की बात होती थी कि देखो जी, आपके इतने थाने हैं और आपके इलाके में ठगी ठोरी चल रही है, तो आप ऐसा करो कि शुरू के जो ऊपर 5 जो ज़्यादा तंग मचा रहे हैं, जेल से बाहर हैं, उनको अंदर कर दो या बेल कैंसिल करा दो। फिर उनकी हिस्ट्री सीट बनाओ, फिर उनके अगर भागावत LOC करो, RCN करो, क्राइम से उसने प्रॉपर्टी बनाई, प्रॉपर्टी अटैच करो, कोई इलीगल अगर कंस्ट्रक्शन है उसको डिस्ट्रॉय करो। मैंने इतनी तरह की बातें की, हमने कही। तो वो बार बार पढ़ता है, फिर मैं पूछूंगा तुमने क्या करा। तो एक जो 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 क्या करना है, तो ये लास्ट लाइन तक जो हम लोग का देखें कि 90% फोर्स तो सिपाही का है, सिपाही तक ये बात पहुंची और सिपाही को ये लगा कि साहब ठीक कह रहे हैं। ये ऐसा कैसे होगा कि बदमाश लोग ब्लू लाइन चल रहे हैं मेट्रो रेल के, अब पुलिस येलो लाइन चल रही है, दोनों आपस में मिल नहीं रहे हैं, तो कौन किसको रोकेगा। तो हमने कहा नहीं, आप मोनो रेल चलाइए। अगर बदमाश हरियाणा में A से B की तरफ जा रहे हैं, B से A की तरफ जाइए। ये बातें लोगों को समझ में आती है। तो आप ये देखेंगे कि अब लोग अगर इस तरह के हैं जो वायलेंस के रेसिस्टेंट नहीं है, उनका अपने पर कोई नियंत्रण नहीं है, और या फिर लालची है इतने कि नुकसान करते, ऐसी गतिविधियाँ होंगी, बट ये 2, 3, 4 दिन के फ्रेम में उसको पकड़ लाते हैं। तो ये जो हिंदी में छोटी बात, छोटे एक पन्ने में, और तकनीक का इस्तेमाल करके व्हाट्सएप जो भी है, हर किसी को पहुंचाना, जिससे कि उसका क्या, कैसे और क्यों, इस तीनों का जवाब मिल जाए। तो हम उसको नहीं भी पूछ रहे हैं तब भी वो करने में लगा हुआ है, उसको लगता है उसको ये करना चाहिए। सर आप पुलिसिंग पे जोर दे रहे हैं, लेकिन जो नॉर्मल आदमी है वो पुलिस थाने जाने से डरता है। आप SHO को कह रहे हैं कि चाय पिलाइए, कॉफ़ी पिलाइए, उनसे पूछिए क्या दिक्कत है, लेकिन आदमी ये सोचता है कि वहाँ तो पैसा ही चलेगा या फिर कोई जान पहचान चलेगी। तो इसको कैसे ज़ीरो इन करेंगे, क्योंकि बड़ा मेजर कंसर्न है। हर जो नॉर्मल आदमी है, अगर पुलिस उसके पास दिख जाती है तो घबरा जाता है, या फिर अगर वो कुछ करे या ना करे, कोई जुर्म करे या ना करे, लॉ एंड ऑर्डर में कहीं फंस रहा है या नहीं फंस रहा है, लेकिन अगर कुछ उसका मोबाइल तक भी चोरी हो गया, कुछ और भी हो गया,
तो थाने जाने से डरता है। लेकिन आपके ओपन लेटर में क्या है कि आप जाइए, चाय पिलाइए, कॉफ़ी पिलाइए, आप कह रहे हैं गोल्फ तक खेल डालिए, तो ये क्या है सर? मेरा देखो ये है कि हम एक सर्विस सेक्टर इंडस्ट्री है। हमको कोई पूछता है आप क्या करते हो, तो हम कहते हैं आई एम ए प्रोफेशनल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इंडस्ट्री, है ना। तो मान लिया जाए कि लोगों के खर्चों पर एक फैसिलिटी क्रिएट हुई है कि अगर कोई ह्यूमन ट्रांजैक्शन में वायलेंस और डिसेप्शन लेके आता है तो ये क्राइम है, और इस क्राइम को देखने के लिए ये SHO बैठा है, और ये क्या करेगा कि FIR काटेगा, इस आदमी को पकड़ेगा, सबूत इकट्ठे करेगा और जज के सामने पेश कर देगा कि जी इसने ऐसा किया, इसका ऐसा करो, ठीक है। तो आप एक सर्विस प्रोवाइडर एजेंसी हो ना जी, लोगों के खर्चे पर हो, तो लोग जब आपके थाने में जाएंगे तो जिस सर्विस के उन्होंने पे कर रखा है वो सर्विस अवेल करने आ रहे हैं, और आप उसी सिस्टम में आपकी रोजी रोटी चल रही है, तो आप क्यों नहीं चौधरी साहब बैठिए, क्या हो गया, हम क्या कर सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत क्या है। मैं एक बात और कहता हूँ कि मान लीजिए मल्टी स्टोरी सोसाइटी बना ली, बाहर एक चौकीदार खड़ा कर दिया, अब चौकीदार आते आते हमारे जेब में हाथ डाल दे, हमसे बदतमीजी करे, चोरों से मीटिंग करते रहे, तो कितने दिन उसके वो रखेंगे हम वहाँ पर। थाना को भी इन चीज़ों से बचना चाहिए कि अब थाना है बदमाशों को ताड़ने के लिए, ठगों को नाथने के लिए, और जो इनके पीड़ित हैं उनको कंफर्टेबल करने के लिए, सो दैट कि वो शिकायत करें, वो गवाही दें तो उसको सजा हो। तो जो आपके कंप्लेनेंट हैं वो आपके बहुत बड़े क्रिटिकल एसेट्स हैं बदमाशों के खिलाफ लड़ाई में, तो उनको कंफर्टेबल करिए। ये तो बिल्कुल सिंपल बिजनेस स्ट्रेटेजी है, इसमें कोई मतलब दूसरी बात ही नहीं हो सकती। फिर है कि आप बदसलूकी क्यों करेंगे, क्या कहीं किताब में लिखा हुआ है कि अगर आप SHO हैं और आपके पास काइंड ऑफ की बदमाशों से लड़ने का ठेका आपको मिला हुआ है, तो जो मिल गया उसी को रगड़ देंगे आप, कंप्लेनेंट को भी रगड़ देंगे, ये क्या बात हुई, कुछ तो बुद्धि लड़ाएंगे। तो हमने कहा देखो जी हम इसलिए हैं कि कंप्लेनेंट है, जिस दिन कंप्लेनेंट निकल लिया थाना भी बंद हो जाएगा, तो जो आ गया उसको संभालो। एक बात तो ये हो गई। दूसरा ये कहना कि लोग थाने जाने से डरते हैं, FIR दर्ज नहीं होती है, ये बहुत बड़ा मिथ है, ये गप है। हमारे यहाँ हरियाणा में रेप के 42% मुकदमे झूठे कैंसिल हुए हैं, टोटल मुकदमे के 20% कैंसिल होते हैं। तो FIR असली दर्ज होने की बात तो छोड़ दीजिए, लोग झूठा दर्ज करवाते हैं। तो FIR दर्ज नहीं होने वाली जो शिकायत है, हो सकता है आदमी को निजी अनुभव खराब रहा हो, बट लार्जर स्केल पर आप ये देखें कि 20% मुकदमे कैंसिल होते हैं क्योंकि झूठे हैं। और जैसा हमने कहा कि जो रेप के 42% मुकदमे जो हैं वो झूठे मिलते हैं, झूठे या मतलब बनाए हुए मिलते हैं। तो FIR का दर्ज नहीं होना, बट इस थाने में व्यवहार ठीक नहीं होता है, तो ये बिल्कुल हम इस बात को मानते हैं और इस पर हम बिल्कुल लगे रहते हैं कि जी ऐसे नहीं होना चाहिए। ये आपको ऑफिस है, सिटीजन्स आ रहे हैं, दे शुड फील कंफर्टेबल। कोई आपसे सलाह मशवरा करने को आ सकता है, कोई कभी मेरा झगड़ा मिटा दो इसलिए भी आ सकता है। और जो पीड़ित है तुमने कहा कि आप उसको वही रिस्पेक्ट दें जो एक रैंक सीनियर अफसर को देते हैं, क्योंकि उसी के लिए थाना बना है। बिल्कुल, हाँ। और मैं यहाँ तक बोलता हूँ वुमन है तो उसको वही रिस्पेक्ट दीजिए जो आप DGP को देते हैं। क्लैरिटी होनी चाहिए और अच्छी ठीक से बात तो सबसे करना चाहिए। बातचीत का जो मतलब संवाद है, किसी को तंग करना थोड़ी है। सही बात है। लेकिन सर एक और बड़ा चैलेंज होता है, आप कई पुलिसकर्मियों से बात होती है, चाहे वो नीचे के लेवल पे हो, सीनियर लेवल पे हो, वो कहते हैं कि बड़ा प्रेशर रहता है हम पे, बहुत काम करवाते हैं और 24 घंटे काम करते हैं जी, हम तो घर भी नहीं जा पाते। ठीक है, बात समझ में आती है। अब ऐसे में ही कभी कभार वो कई चीज़ों में डाइवर्ट हो जाता है, या आप अगर किसी से बात करें तो उसमें बदसलूकी झलक जाती है, इरिटेशन का लेवल हाई हो जाता है। और कभी कभार तो ऐसा होता है कि ट्रैफिक जैम की वजह भी वो जो नाके पे चेकिंग हो जाती है वो हो जाती है। तो ये भी एक बड़ा चैलेंज है क्योंकि वर्क प्रेशर तो है ही, उसके बाद हरियाणा में और कई जगहों पे मैंने देखा है एक नया ट्रेंड है सिक्योरिटी लेने का, कि भाई हमें थ्रेट कॉल आई है और ये सिक्योरिटी चाहिए। आपने कई चीज़ों को मिला दिया, तो मैं पहले यहाँ से शुरू करता हूँ। वर्क प्रेशर के नाम पर क्या किसान का वर्क प्रेशर नहीं है, व्यापारी का नहीं है, मजदूर को वर्क नहीं है, अकेले ही नहीं को है। तो ये ड्रामा बंद होना चाहिए। किसान को जब पानी खेत में डालना हो तो रात को बैठा रहता कि नहीं, फसल कोई चर ना जाए बैठा रहता कि नहीं, वो बोलता है कि अल्लाह बड़ा काम मेरे को है। मजदूर मजदूरी ढूंढता रहता कि नहीं, व्यापारी सवेरे सवेरे दुकान जाता कि नहीं, रात भर लगा रहता है।
तो ये कहना कि बड़ा काम है जी, बोले जी लाइफ का डिज़ाइन ही यही है, आराम चाहिए कोई और जगह ढूंढ लो। पुलिस तो बिल्कुल वो जगह नहीं। पुलिस में तो लोग आपके भरोसे बैठे हैं और आपका झगड़ा ही बदमाशों ठगों से है, जिनका कोई वर्क शेड्यूल नहीं है, 24/7 घूमते रहते हैं वो। और साधन जो सरकार के पास है, लोगों से इकट्ठा किया हुआ टैक्स मनी है, तो कितनी चीज़ों में लगाना है, तो थोड़ा इसमें लगाएंगे। तो उस सीमित साधन में बदमाशों से लड़ाई जो है वो लड़नी है। और पब्लिक सेफ्टी जो है ऑक्सीजन की तरह है, थोड़ा भी कम हो बहुत शोर मचता है। तो जब एसेंशियल सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं, आग बुझाने का काम कर रहे हैं, आप बदमाश को जेल डालने की बात कर रहे हैं, तो वहाँ आप ड्यूटी आवर की बात करेंगे, अपने कंफर्ट की। रिस्क लेवल देखो, आप जान भी जा सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो पुलिस का काम तो जैसा है सबको पता है, और जो भी इसमें रहेगा उसको जो बोलते हैं ना कि ज़्यादा वर्क आवर और हाइटेंड लाइफ को रिस्क और झिक, क्योंकि जो भी लोग मिलते हैं तो या तो बदमाश हैं कि जी हाँ जी हमने किया, और दूसरा कि मार दिया जी मार दिया। तो इसी तरह के लोगों से भेंट मुलाकात होगी, तो क्लेश होगा। तो अगर क्लेश नहीं ले सकते हैं तो कुछ और करिए, किसी ने बुला तो रखा नहीं है। सही। तो सर ये जो ये सिक्योरिटी है, वीवीआईपी सिक्योरिटी कल्चर, या फिर एक और मेरे दिमाग में आया अभी अचानक, ये जो म्यूज़िक इंडस्ट्री है जो कि गन कल्चर की बात करती है, गैंगस्टर क्रिमिनल कल्चर की बात करती है, उसको ग्लोरीफाई करती है, तो वीवीआईपी कल्चर और ये वाला कल्चर, इसको आप कैसे एनालाइज करते हैं? क्योंकि इसका इम्पैक्ट तो यूथ पे भी जा रहा है, इसका इम्पैक्ट हर किसी पे जा रहा है, और कभी कभार तेज़ रफ्तार गाड़ियाँ वही गानों को चलाते हुए जाती हैं, तो इसे आप कैसे कर देखते हैं? देखिए, कल्चरल ग्लोरिफिकेशन जो है वायलेंस का, हिस्टोरिकल है। आपका इतिहास है, युद्ध की कहानी है, वीरता की कहानी है, तो वो गाने चलते थे उसमें। तो प्रजातंत्र में अगर आप बहुत अच्छा बल प्रयोग करते हैं, तो अगर फौज में और पुलिस में फिर तो ठीक है, बाकी जगह ये गलत है। तो वो वाला जो एक वीर पुलिसकर्मी, एक वीर सिपाही, एक वीर सैनिक, तो ये तो ठीक है। लेकिन एक साल मैंने मुंहजोर बदमाश है, वो तो गलत है ना। तो मान लें जिसको वायलेंस को ग्लोरीफाई करने की ज़रूरत है क्योंकि इसकी ऑडियंस है, हमारी मिलिट्री लड़ रही है, उसके वायलेंस को से लड़ने की कैपेसिटी पुलिस के, उसको ग्लोरीफाई करो। अब मान लिया कि हमने एक देश बनाया, बॉर्डर पर फौजी लगे हुए हैं, अंदर ही है, अब क्या हम ये प्रमोट करें कि इसको मार दो, उसको लूट दो, उसको चक दो? तो बोले भाई कर क्या रहे हो, लाखों करोड़ खर्च करके आप बॉर्डर सिक्योर कर रहे हो और अंदर ही एक दूसरे को तंग करे जा रहे हैं। और उस विधा को जो कोई प्रमोट करता हो इंटरटेनमेंट के नाम पर, तो वो फिर पुलिस के डिसिप्लिन करने के एफर्ट को, टीचर के टीचिंग को, पेरेंट्स के पेरेंटिंग को रोल बैक कर रहा है। क्योंकि जो पॉपुलर कल्चर होता है ना, तो बिहेवियर के थ्रेशोल्ड को तय करता है कि हम कब हथियार उठाएंगे, जी इस लेवल का क्लेश होगा तब उठाएंगे। लेकिन आप अगर वायलेंस को ग्लैमराइज कर देते हैं तो छूटते ही छोटी सी बात हुई और टक पिस्तौल निकाल लिया। और आजकल वो जो इलीगल वेपन इतने सोफिस्टिकेटेड बनने लगे हैं, 10 गोली 20 गोली मारते हैं। तो इस तरह के व्यवहार को प्रमोट करना इन द नेम ऑफ आर्ट, तो खुद ही देखें। अगर कोई गवैया है तो कहते ठीक है फिर संभालो अपने आप को, बोला ना जी हमें बंदूक दो 4 फिर दे दो, उसकी रील बनावेंगे। तो हम कहते हैं कि अगर आप वायलेंस को इतना ही ग्लोरीफाई करते हो, डरते क्यों? सही बात। तो आप समाज में हिंसा को मेन स्ट्रीम नहीं कर सकते, गलत है, ये गैर कानूनी भी है, ये सबको समझना चाहिए। और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार तो है ही है कि धर्म क्या सिखाता है, शिक्षा क्या सिखाती है, और माता पिता क्या सिखाते हैं, किसी का नुकसान नहीं करना चाहिए। गाने में क्या सुनाई पड़ता है? तो ये एक तरफ हो गए जो संभालने में लगे हैं, दूसरे हो गए बिगाड़ने में लगे हैं। तो ये जो आप इर्रेस्पॉन्सिबल सिटीजनरी को प्रमोट कर रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे? कोई क्या कहेगा? मैं क्या कहूँ इसको? बिल्कुल सर। एक और ये जो एक बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंस था, रोहतक के पुलिस ऑफिसर्स थे, उन्होंने बोला कास्टिज्म। सर मैं खुद भी बिहार से आता हूँ, आपकी धरती जो जन्मभूमि है वो बिहार रही, लेकिन पुलिस की वर्दी पहनने के बाद जब ये सुनाई पड़ता है, आपको आहत होते हैं आपको लगता है कि ये
बहुत सीरियस कंसर्न है कि अगर ऐसा किसी वर्दीधारी के बीच या पुलिस कर्मियों के बीच कास्टिज्म की वजह से अगर कोई सुसाइड कर रहा है या फिर कोई ऐसा इम्पैक्ट हुआ? देखिए जो है नोमेन हमारा जो कास्ट से एक्सपीरियंस रहा ना, नोमेनक्लेचर का रहा, नाम है ये, बट हमारे दोस्तों में सारे ही हैं, कभी लगा ही नहीं कि ठीक है नाम कुछ होगा, डिस्क्रिप्टिव वर्ड था, बट इसकी वजह से बड़ा छोटा है ये अनुभव कभी हुआ ही नहीं। और एक बार पुलिस में आप आ जाते हो तो आप एक फाइटिंग यूनिट हो, आप इस तरह के डिवीजन की बात करके किससे लड़ोगे आप? सही बात है। तो हमको तो कभी कहीं दिखा नहीं, हम इतने साल की नौकरी हो गई, तो जो भी हमारे थाने पुलिस ऑफिस हमारे बातचीत में कभी ये बात आई ही नहीं कि किसकी जाति क्या है। नोमेनक्लेचर हो सकता है लेकिन ये कोई डिवीज़न, हायरार्किकल डिवीज़न नहीं था। तो हम तो बिल्कुल ही, मैंने तो इतनी बड़ी पुलिस है, घटनाएं होंगी और जिनके साथ भी बुरा होता है तो ख़राब है, मुझे बुरा लगता है, बट इस तरह की घटनाएं, इस पर मैं कोई टिप्पणी इसलिए नहीं करूँगा, कभी चीज़ें अंडर प्रोसेस है, क्या सच क्या है भगवान जाने, बट मेरा कहना ये है कि हमें इस तरह से चीज़ों को नहीं देखना चाहिए। अब हरियाणा पुलिस को ही लें, कितना ग्लोरियस हिस्ट्री है 1966 के बाद, इसके मतलब 100 के ऊपर आदमी तो मारे गए अपराधियों से लड़ते हुए, आतंकवाद से लड़े, बढ़ने नहीं दिया पंजाब से आगे उनको। और देखेंगे रोज़ के क्रम में ही आप देखेंगे कि कल का भी मैं आंकड़ा देख रहा था, तो ये जो ERV पर कॉल आई 3800 के आसपास आई, तो 3700 जगह जाके लोगों की मदद करी, 88 आदमी जो एक्सीडेंट में थे उसकी हेल्प की। और हमने ये भी कहा है कि अगर कोई गरीब है, कोई भूखा है, तो तुम्हारे इलाके में बहुत लोग हैं उसकी मदद करने को, सरकार की स्कीम है, तो तुम्हारे इलाके में कोई ठंड से सिकुड़े नहीं, कोई भूखा सोए नहीं, तुम तय करो। तो रोज़ करीब 1000 आदमी की हेल्प करते हैं। सो मेरे कहने का मतलब ये है कि इतना ग्लोरियस ऑर्गेनाइजेशन है, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, इक्का दुक्का घटनाओं से इसको हम नहीं डिफाइन कर सकते। और दूसरा कि हमारे पास जो चुनौती है वो वही की वही है, क्रिमिनल ने सीज फायर नहीं किया बिल्कुल कि जी अब चलो आपस से झगड़ा निपटा लो फिर हम बात करेंगे, ऐसा तो है नहीं। तो हमारा सारा फोकस इसी पर है कि कैसे फोर्स को एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में व्यवस्थित तरीके से इनको बदमाशों से लड़ाई रखें, हमारा यही काम है। आपने अभी टेररिज्म का जिक्र किया सर जी, दिल्ली ब्लास्ट हुआ, मेन सूत्रधार रिकवरी में जी, जब 26 क्विंटल NPK ही था, अमोनियम नाइट्रेट ही था, रिकवर हुआ, उसमें आपकी एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका रही, आपके जो ऑन ग्राउंड ऑफिसर्स थे उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई। लेकिन जब आगे तफ्तीश बढ़ी तो ये इसका भी जिक्र आया कि नूह से, गुरुग्राम से ये खरीदा गया बड़ी क्वांटिटी में, करीबन 26 क्विंटल के लगभग खरीदा गया। उसके अलावा गाड़ियाँ इधर उधर थी, और फिर उसके बाद एक सुसाइड बॉम्बर ने जामा मस्जिद और लाल किले के पास, यानी लाल किले के ठीक सामने, वहाँ पर ये सुसाइड बॉम्बिंग की व्हीकल बॉर्न IED से। कहाँ क्या चूक रह गई? आप खुद हरियाणा पुलिस के का नेतृत्व कर रहे हैं, ऐसे में 2011 के बाद कोई भी ऐसा बड़ा ब्लास्ट या कोई ऐसा नहीं हुआ था, देश की राजधानी दिल्ली NCR बहुत सिक्योर था। मैं इस केस पर कोई स्पेसिफिक कमेंट नहीं करूँगा, ये अंडर इन्वेस्टिगेशन अभी है, बट आप ये देखें कि कितना बड़ा बचाव हो गया। आप ये भी तो देखें, ठीक है कोई इंटेलिजेंस ब्लाइंड स्पॉट था कि एक डॉक्टर है तो डॉक्टर ही कर रहा है वो, तो कहीं ये ब्लाइंड स्पॉट रहा होगा, हम इसको जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। बट एक बार जब ये मामला खुला तो देखें कि किस लेवल का कोऑर्डिनेशन था, दिल्ली पुलिस का, JNK पुलिस का, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी का, हरियाणा पुलिस का, हम लोग रियल टाइम थे। और आप देखें कि एक भी नहीं भाग पाया, और हम लोग की पुलिस हाईली मोबिलाइज स्टेट में थी। हमने पहले इनको बदमाशों के पीछे लगा रखा था, हमारी अफसरों से बात होती रहती थी, तो कोई भी इशू फ्लैग होता था तो हमारा ब्लाइंडिंग स्पीड होता था रिस्पॉन्स में। आप देखेंगे जब जामा मस्जिद की दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई तो जिसकी गाड़ी में हुआ था वो आधे घंटे में हमारे पास था, आगे जिसने बेचा उससे आधे घंटे में हमारे पास था। जहाँ से ये सारे प्रोसेस चले हैं खरीदारी का, सारे फटाफट पकड़े गए। तो आप ये भी तो देखें कि कितना बड़ा, मतलब जिस तरह से एजेंसीज ने मिल के आपस में काम किया और एक बड़ा बचाव किया, इसको इस तरह से देखें। सर आप तो इन दिनों सबके रोल मॉडल और इंस्पिरेशन भी हैं,
मैं आईएमए में था, आर्मी चीफ ने 25 पुशअप्स किए थे, 20 से 25। अब आपका देखता हूँ तो 75 पुशअप्स दिखाई दे रहे हैं, प्लैंक दिखा रहा है 5 मिनट से ज़्यादा का। तो सर ये मैराथन ऑफिसर तो है ही हरियाणा के। अब मुझे ये बता दीजिए कि इसका राज क्या है, क्योंकि ये बड़ा ऐसा इम्पॉर्टेंट पोर्शन है कि जो पुलिसकर्मी है वो देख रहा है मेरा डीजीपी जब 75 पुशअप्स कर पा रहा है तो मुझे तो अपनी फिटनेस पे बड़ा ध्यान देना पड़ेगा। मुझे खुद आपके साथ बैठ के लग रहा है कि मुझे तो अभी फिटनेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। देखिए, आपका फिजिकल फिटनेस बाय एंड लार्ज एक पर्सनल आपका होता है कि अपने शरीर और दिमाग को ठीक रखिए जिससे कि जो चुनौतियाँ उसका मुकाबला कर पाएँ। अब जब मैं इस तरह की बातें जब करता हूँ कि जैसे कि मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है जहाँ लोग जो मैं कहता हूँ सुनते हैं, तो उस प्लेटफॉर्म का मैं क्या करूँ? तो एक तो मैं लोगों को इन्फॉर्म रखता हूँ कि मेरी पुलिस से क्या बात हो रही है। अपना जो ट्विटर हैंडल है आप उसको देखेंगे जी। जो चिट्ठियाँ मैं लिखता हूँ तो मैं लोगों को इन्फॉर्म रखता हूँ कि जी हमारे और सिपाही बीच में ये बात हो रही है, आप तसल्ली रखो, हमारी फोर्स ने इतने पकड़ लिए, इतना कर लिया, ये लड़ रही है, सक्षम पुलिस आपकी है, आप तसल्ली रखो। एक तो ये हो गया, हम लोगों को रोज़ ही बताते हैं इस बारे में। हमें लगता है इससे लोगों को बड़ा रिलीफ मैंने सुकून होता है कि जिसके भरोसे हम सो रहे हैं तो वो ये कर रहे हैं, इट मीन्स कि हम सो सकते हैं, ये लोग काम पर लगे हुए हैं। अब एक आप जब किसी पोजीशन में होते हो तो वहाँ से आपका ये होता है काइंड ऑफ कि आप जो करते हो तो वो लोग नोटिस करते हैं। तो मैं जैसे कि शुरू से ही ये रहता था कि दिमाग और शरीर जिस तरह से भी ठीक रहे, ठीक रखना चाहिए। तो रनिंग मैंने पिकअप किया एकेडमी में जाके, क्योंकि मैं टीम स्पोर्ट्स में था नहीं और स्क्वाड में टीम स्पोर्ट्स काफ़ी होता था, तो वो स्किल सेट मेरे पास नहीं था, फुटबॉल खेलने का वो नहीं था। तो फिर मैंने रनिंग पिकअप किया कि ये सोलो है। तो रनिंग जब हमने शुरू किया तो फिर फुटबॉल की टीम में ले आए, हॉकी की टीम में ले आए, बास्केटबॉल ले आए, तो रनिंग से शुरू किया। उसके बाद फिर ये है कि भाई आपका जो सबसे क्रिटिकल एसेट है आपका बॉडी है, तो बॉडी में आपके मसल स्ट्रांग होने चाहिए, तो आपके जॉइंट्स ठीक रहेंगे, ये हो गया, बॉडी स्टेबिलिटी रहेगी, आपकी एजिंग रिटार्ड होगी, मसल रेनवल होता रहेगा, है ना। अगर बॉडी अगर हेल्दी रहा तो दिमाग भी ठीक रहेगा। तो हम इसको सोचते हैं कि पब्लिक डिस्कोर्स होना चाहिए, फिटनेस शुड बी ए टॉकिंग पॉइंट। क्राइम तो है ही, ड्रग तो है ही कि ये नहीं होना चाहिए, गुड बिहेवियर पुलिस का है ये भी होना चाहिए, नहीं मैंने होना चाहिए। तो ये सब मेजर टॉकिंग पॉइंट है जो हम जनरेट करते हैं। तो हमने एक जो एडिशनल टॉकिंग पॉइंट है कि अगर आप चाहो तो जो साल महीने हैं ये आदमी के बनाए हुए हैं, अगर शरीर को आप ट्रेन करो, दिमाग को ट्रेन करो, तो एजिंग इज नथिंग। सही बात है। आप अपने को 60 साल का गिनवा लेते हो तो 60 साल को तो बाल सारे उड़ जाने चाहिए, पता नहीं क्या क्या फोटो बनता है वैसे हो जाना चाहिए, तो आपका सिस्टम वैसे चल पड़ता है। मतलब नहीं जी नहीं, अभी भी जैसे हम 3-4 चीज़ रिलीजियसली फॉलो करते हैं। मेरे 1 किलोमीटर की रनिंग जो है 5 मिनट से नीचे की है, ठीक है। मेरा प्लैंक 5 मिनट का है। सही है। हमारा जो डिक्लाइन बेंच पर सेटअप है 30 का 25 किलो वेट लेके है, वो है। और फिर और कई चीज़ की बात आप कर रहे हैं, तो मैं ये पब्लिक डोमेन में जानबूझ के डालता हूँ सो दैट टॉकिंग पॉइंट इज फिटनेस, नॉट ड्रग एंड अल्कोहलिज्म, नॉट वायलेंस एंड क्राइम। एक टॉकिंग पॉइंट जनरेट करते हैं। सर आप तो बिल्कुल अपग्रेडेशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि और आगे बढ़ेंगे, लेकिन हरियाणा पुलिस का मॉडर्नाइजेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। कई बार पुराने वेपनरी दिखाई देते हैं, कई बार ऐसा दिखाई देता है कि जैसे आपने भी कई बार पूछा कि भाई गोली कब चलाई थी तुमने आखिरी बार, या फिर आप लोगों के पास गए कि भाई SHO से पूछ लिया, इंस्पेक्शन कर रहे हैं आप लोगों के पास जाकर। तो ये क्या प्लान है आपका, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन, वेपन्स नए, कमांडोज आपने खड़े ही कर दिए हैं, NSG के साथ ट्रेन कर रहे हैं उनको। देखिए हरियाणा पुलिस के बारे में पता नहीं आपने कहाँ से ये पता किया, बट ये उससे अलग है। आप देखिए कि हमारे 500 जो वेल ट्रेन कमांडो हैं विथ लेटेस्ट वेपनरी, 4 QRT क्विक रिएक्शन टीम गुड़गांव में है, 4 फरीदाबाद में, 2 सारे जिले में, शायद ही किसी स्टेट में होगा। तो उस हिसाब से देखिए कि अगर कोई अटैक होता है, कोई फायरिंग होती है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में हुआ था हाल में, तो उसके जवाब के लिए हम तैयार हैं। NSG तो बाद में आएगी, एक तो वो देखें। दूसरा साइबर क्राइम में हम स्टेट में, कंट्री में पहले नंबर पर हैं, न्यू लॉ इम्प्लीमेंटेशन में पहले नंबर पर हैं। तो हरियाणा
आप जनरली देख लेते हैं कि ये ताऊ टाइप का, मतलब ताऊ टाइप की पुलिस है। नहीं, बहुत स्लीक, बहुत सोफिस्टिकेटेड और बहुत फॉरवर्ड मूविंग है। हम लोग दिखावा नहीं करते, लेकिन जो भी नए चेंजेस हैं फटाफट एक्सेप्ट करते हैं। छोटी एजाइल पुलिस है, फटाफट करते हैं उसको। तो आई विल टेल यू कि कमिश्नरी हमारे यहाँ देखें, जो नई व्यवस्था है, सारे एनसीआर के चारों तरफ है, चंडीगढ़ के आसपास है। तो हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो बहुत जनरस है, रेगुलेटरी एडेप्टेशन में भी और मॉडर्नाइजेशन में भी। हमारा फॉरेंसिक्स का देखें, हमारा जो डिजिटल फॉरेंसिक लैब्स हैं वो कंट्री में फर्स्ट है। तो हम लोग लगे हुए हैं, बाकी चलता रहता है कैचिंग अप गेम, बट पॉपुलर परसेप्शन के अलग वी आर प्रेटी मॉडर्न फोर्स। सर, मैं आपसे बहुत क्विकली ये पूछता हूँ कि आप ये बता दीजिए कि 3 ऐसे कौन से काम हैं जो कि ज़बरदस्त तरीके से ऑन ग्राउंड दिखाई देंगे, जिसकी वजह से हरियाणा पुलिस का परसेप्शन, नैरेटिव और ख़ास तौर पे जो हरियाणा के लोग हैं उनको ये सहूलियत समझ आएगी कि हरियाणा पुलिस बहुत ही फ्रेंडली वे में है, हरियाणा पुलिस उनके लिए सोच रही है। और उसके अलावा ये एक तरीके से जो पूरे देश के लोग हैं वो भी इसको सुनेंगे, समझेंगे। आपके मोटिवेशनल वीडियोस, ओपन लेटर्स या बाकी जैसे आप इंस्पेक्शन कर रहे हो तो सब देख रहे हैं। ये मोटिवेशनल वीडियो ये नहीं है, ये अपने एक्शन जो है आजकल हर जगह कैमरा कैप्चर हो जाता है, तो हम इंटेंशनली इसको नहीं करते हैं। सही है। तो आप जो ये 3 चीज़ की बातें कर रहे हैं तो बहुत क्लैरिटी है, बहुत क्लैरिटी उसमें है। और हम कुछ दिखावे के लिए हम कुछ नहीं करते। सही कि हमारी इमेज इंप्रूव हो। तो भाई लिपस्टिक पाउडर लगा लेने से कुछ थोड़ी होगा, आपका काम अच्छा होगा तो लोग अच्छा कहेंगे। तो एक जो लोगों को तंग करती है आज की डेट में, एक्सटॉर्शन कॉल, कि 2-2 कौड़ी के बदमाशों ने धंधा बना रखा है कि कमाना धमाना है नहीं, क्यों पल्ले कुछ है नहीं तो फ़ोन लगा दो, तो लोग डर जाते हैं, तो उनसे पैसे ले लो। बोले जी ये नहीं चलने वाला है, अगर यही व्यवस्था बन गई तो कौन कमाएगा, सारे इसी काम में लग जाएंगे। एक तो ये नहीं होना चाहिए। तो इस क्रम में हमने 4,500 आदमी पिछले देख लें कि 2.25 महीने में हमने जेल भेजा है। 1000 के आसपास तो बंदूकें हमने इलीगल वेपन रिकवर किया है, 1500-2000 की गोलियां हमने रिकवर करी है, 100 से ऊपर मर्डर प्लान फॉइल किया है। तो वायलेंस से जो लोगों को थ्रेट पोज किया जाता है उस पर लड़ाई डिसाइसिव होनी चाहिए। हम लड़ रहे, रोज का काम है। आप जेल छोड़ के आए फिर वापस आ गया, तो उसने वही करना है। तो ये लगातार लड़ाई चलती रहेगी। एक तो ये है। दूसरा हमारा कि सप्लाई ड्रिवन ड्रग कंजम्पशन नहीं होना चाहिए। एक तो ये है कि भाई काइंड ऑफ की अपब्रिंगिंग फेलियर्स है, तो टिटिलेटिंग थ्रिल सीकिंग है, तो ड्रग्स में चले गए, तो उसके लिए तो चलो अलग कहानी है। बट ये ना हो कि इतना वाइडली अवेलेबल है कि जो ना भी लेना चाहे वो भी ले ले, तो सप्लाई ड्रिवन नहीं हो, तो ये धंधा ना बन जाए। तो जितने भी ये बेचने वाले हैं इनको बेदर्दी से पकड़ पकड़ के अंदर देते रहिए, तो वो ड्रग्स को भी इस तरीके से सप्लाई रोकना पुलिस का ही काम है। पुलिस को ये काम बहुत अच्छे से करना चाहिए। तीसरा कि जो क्राइम हॉट स्पॉट्स हो जाते हैं, किसी शहर में आप जाइए तो आप फ्रीली घूम सकें। ये नहीं कि ये जुए का अड्डा है, ये शराब का अड्डा है, और ये ड्रग एडिक्ट का अड्डा है, ये बदमाशों का अड्डा है, इधर से औरतें नहीं जा सकती, वो नहीं होना चाहिए। तो उस क्रम में हमने बहुत मेहनत की इन दिनों में, और हमें लगता है बहुत ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अगर ये 3 चीज़ पकड़ लें तो बाकी इसी में आ जाते हैं। सही है। कि एक आप हम जो है अपना कमाए खाएं, हमें कोई धमकाए ना, प्लस मेरे मुंह में कोई अफीम दे के ना चला जाए। और तीसरा मैं कहीं जाऊं तो डरता ना रहूं कि इस इलाके से जाएंगे तो ये पकड़ लेगा या कुछ और हो जाएगा। तो ये 3 चीज़ अगर हम कर पाएँ, और ये ये मतलब कभी ख़त्म होने वाला काम नहीं है, तो लोग वैसे ही कहेंगे ठीक जगह है ये। सर, आपने हमसे बात की, हमें टाइम दिया, अपने शेड्यूल को निकाल के यहाँ तक आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक बार ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये मोटिवेटिंग हो सकता है गलत वर्ड हो, लेकिन इंस्पायरिंग ज़रूर है हम जैसे सभी लोगों के लिए और सभी युवाओं के लिए, और उन लोगों के लिए आप भी। बहुत फिट हैं और बहुत अच्छा आपने कंडक्ट किया इस काम को। सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड कंग्रेचुलेशंस फॉर अ वेरी गुड वर्क। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। सर।